साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स अकेडमी में। ये 15 मिनट की शो आपका लगातार चल रहा है और आपको पता है कि 15 मिनट में कम से कम आप 30 से 35 सवाल को सीखते हैं और ये 15 मिनट आप लगातार समय दीजिएगा तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण साथियों काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि 15 मिनट इस शो में लगातार आप मेरे साथ जो है बने रहे। दूसरी साथियों में आपको बात बता दूं प्रश्न शुरू करने से पहले कि साथियों बीपीएससी एईडीओ के पैटर्न पर ही आधारित है और एईडीओ का जो बैचेज है ये बैचेज साथियों जो है आपका ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी ऑफिशियल अकेडमी में स्टार्ट हो रहा है। यदि आप पटना है तो हमारी ऑफिशियल ये ऐप को डाउनलोड करके आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं यदि पटना से बाहर है तो। और यदि आप पटना में है तो हमारी गोपाल मार्केट वाला सेंटर जो है नया टोला में, यहां पर साथियों ऑनलाइन बैच के अलावा ऑफलाइन बैच भी आ रही है जिसमें तमाम शिक्षक जो है ये आपको इस कक्षा में मिलेंगे और आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। ये साथियों 3 सितंबर आज है, आज से साथियों इस कक्षा की शुरुआत होने वाली है। तो आप लोग इस कक्षा को जो है शशि शरण सर की इसमें क्लास होगी आज तो आप इसको देख लीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये टारगेट बैच होगा सिर्फ एडीओ को एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इसकी कक्षाएं चलेगी और मात्र 990 रुपये में जो है ये ऑनलाइन बैच आपको मिलेगा। और इसकी ऑफलाइन क्लास हमारे नया टोला वाले सेंटर पर है तो आप नया टोला वाले सेंटर पर जरूर आइएगा। और इसमें तमाम चीजें जो है आपको ये जो लिखा हुआ है कि आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास या चैप्टर वाइज पीडीएफ, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सब मिलेगा और इसके अलावा 15 टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। यदि अब तक आपने इस बैच को नहीं परचेज किया है तो आप जरूर परचेज कर लीजिए। चलिए साथियों, सबसे पहला सवाल ये आपका है, एक एक प्रश्नों का जो सही उत्तर होगा साथियों आप आंसर कमेंट जरूर करिएगा। ये सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को एस्ट्रेजर गैस कहा जाता है। एस्ट्रेजर का मतलब होता है अजूबा। एस्ट्रेजर का मतलब क्या होता है? अजूबा। अजूबा गैस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, एक जेनॉन का नाम आपने सुना होगा। ये जेनॉन जो है ये एक अक्रिय गैस है। ये जेनॉन के बारे में साथियों मैं आपको बता दूं, ये जेनॉन जो है ये एक अक्रिय गैस है और जेनॉन को क्या कहा जाता है? तो इसे साथियों जो है अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर जेनॉन हो जाएगा। हालांकि आप आर्गन की बात करिएगा तो ये आर्गन भी अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। यह आपका जेनॉन जो है यह भी अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। यह भी आपका साथियों जो है अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। लेकिन ये जेनॉन साथियों जो है इसको एस्ट्रेजर गैस अर्थात अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आपका N2O जो है इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। इसको साथियों जो है लाफिंग गैस के नाम से यानी हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। और ये क्रिप्टन की बात करेंगे ये भी साथियों आपका जो है ये अक्रिय गैस की श्रेणी में ही आता है। चलिए तो बाबू आपका आंसर विकल्प भी हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा और ये 15 मिनट की शो आपको कैसा लगता है साथियों आप कमेंट करके जरूर बताइए। जितने भी हमारे प्यारे साथी सेशन को देख रहे हैं सबसे मेरा निवेदन है कि आप कमेंट करके आंसर भी दीजिए और ये सेशन आपको कैसा लगता है, क्या इस सेशन को कंटिन्यू रखा जाए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर साथियों? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। ये साथियों जैविक नाइट्रोजन का निर्धारण जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? क्या लाल शैवाल के द्वारा, भूरा शैवाल के द्वारा, नीलहरित शैवाल के द्वारा और राइजोबियम जीवाणु के द्वारा। ये जैविक नाइट्रोजन निर्धारण नहीं होता है, स्थिरीकरण होता है जो कि आपको ये राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। चलिए तो आपका आंसर विकल्प डी हो जाएगा। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया किसमें पाया जाता है? तो दलहनी पौधे जो होता है उसकी जड़ों में पाया जाता है। जो वायुमंडल नाइट्रोजन को क्या करता है? ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। अतः जैविक नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है, यहां पर ये निर्धारण वर्ड थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। इसके जगह पे यदि स्त्रीकरण वर्ड देता तो ज्यादा बेहतर होता है। ये जो आपका स्त्रीकरण होता है ये किसके माध्यम से किया जाता है? तो आपको राइजोबियम जीवाणु के माध्यम से किया जाता है। किसके द्वारा साथियों? तो राइजोबियम जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा। जल में साथियों कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित किया जाता है H2O के साथ यदि आप CO2 मिलाते हैं तो ये साथियों पता है ये क्या करता है? ये साथियों जो है आपका H2CO3 का यानी कार्बोनिल एसिड का निर्माण करता है। यानी इसकी प्रकृति साथियों कैसा होता है? तो इसकी कार्बोनिल अम्ल है और इसकी प्रकृति साथियों कैसा होता है? तो इसकी प्रकृति अम्लीय होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अर्थात सवाल आपसे पूछा था कि बताइए सोडा वाटर का प्रकृति कैसा होगा? क्या ये क्षारीय प्रकृति का होगा, अम्लीय होगा, ऑक्सीकारक होगा और उदासीन होगा? चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
इसकी प्रकृति साथियों आपका अम्लीय हो जाएगा और इस निर्माण किसका होगा, H2O प्लस CO2 मिलकर साथियों जो है ये H2CO3 का निर्माण करेगा। इसको कार्बोनिल अम्ल के नाम से जाना जाता है। कौन अम्ल के नाम से भाई, तो इसको जो है कार्बोनिल अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसको साथियों जो है कार्बोनिल एसिड के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसकी प्रकृति साथियों जो है ये आपको अम्लीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों धोने का सोडा यानी जिसको आप धोवन सोडा कहते हैं, और यदि धोवन सोडा की बात किया जाएगा, धोवन सोडा की बात किया जाएगा तो ये साथियों सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है, Na2CO3 को कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। इसलिए साथियों आपका आंसर क्या हो जाएगा, Na2CO3। यदि ये सोडियम कार्बोनेट जो है इसे धोने का सोडा के नाम से जाना जाता है, और ये आपका NaCO3 जो है इसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा। इसको क्या कहा जाता है साथियों, तो इसको जो है वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई, तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। क्लियर भाई, तो ये आपका जो है वॉशिंग सोडा हो जाएगा। और NaOH की बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसको साथियों कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो ऐसा कई बार साथियों एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि 15 मिनट में लगातार आपको ये तमाम क्वेश्चन देख लेना है, इसलिए फटाफट आप लोग देखते जाइए। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा Na2CO3, और एक एक प्रश्नों का जो सही जवाब होगा, सही उत्तर जो होगा साथियों आंसर कमेंट आप जरूर करिएगा। अगला, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में भी यूज होता है और एंटीक्लोर में भी यूज होता है। तो इसमें साथियों सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है साथियों, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा Na2H2O3, Na2H2O3 जो है ये सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा Na2H2O3 ये क्या है भाई, तो ये आपको सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है, और इसी का प्रयोग जो है आपको एंटीकलर या फिर फोटोग्राफी में किया जाता है। चलिए तो आपका आंसर साथियों विकल्प सी हो जाएगा। आप लोग बाबू आंसर भी कमेंट करिएगा, और ये सेशन क्या डेली आपको चाहिए तो आप वह भी कमेंट करके बताइएगा। सब लोगों से छात्र निवेदन है। क्लियर, चलिए तो आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बच्चा सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में याद रखिएगा, सफेद और ब्लैक फोटोग्राफी में, सफेद व ब्लैक यानी सफेद व ब्लैक फोटोग्राफी की बात किया जाता है। तो सफेद व ब्लैक फोटोग्राफी की बात किया जाता है। तो इस फोटोग्राफी में साथियों किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस फोटोग्राफी में जो है यह आपको सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। और कभी कभी साथियों जो है कृत्रिम वर्षा के बारे में बात करता है, कभी कभी साथियों जो है कृत्रिम वर्षा के बारे में बात करता है, तो उसमें साथियों जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो आंसर बाबू विकल्प सी हो गया। अगला है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन है। कोई भी यदि बायो कंपाउंड की बात करता है, किसी भी साथियों जैव यौगिक की बात करता है, तो किसी भी जैव यौगिक की बात करेगा तो इसमें जो एक अनिवार्य तत्व होता है वो कार्बन होता है। यदि किसी भी बायो कंपाउंड को जो है बिना कार्बन की अपेक्षा जो है आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। चलिए तो आंसर आपका यहां से जो है कार्बन बन जाएगा, जो कि आपके विकल्प ए में है, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बात करता है किसी भी एसिड के बारे में, बात करेगा किसी भी एसिड के बारे में, यानी किसी भी अम्ल के बारे में, कि बताइए किसी भी अम्ल का जो है अनिवार्य तत्व कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। किसी भी अम्ल में जो अनिवार्य तत्व है वो हाइड्रोजन है। उसी तरह किसी भी जैविक यौगिक में जो अनिवार्य तत्व है वो आपका कार्बन है। इसके अलावा याद रखिएगा किसी भी कार्बनिक यौगिक के बारे में पूछता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक के बारे में पूछता है कि बताइए कोई भी कार्बनिक यौगिक जो है इस कार्बनिक यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन सा है, फिर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, फिर भी आपका आंसर यहां से कार्बन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, चलिए तो बाबू आपका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। विकल्प ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला कहता है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। यदि साथियों सिगरेट लाइटर की बात किया जाता है तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, सिगरेट लाइटर जो है इसमें ब्यूटेन भरा जाता है। यदि सिगरेट जलने वाली लाइटर आपने साथियों देखा होगा, इसमें ब्यूटेन भरा जाता है, और यह ब्यूटेन किसका प्रमुख घटक है, तो याद रखिएगा आपका एलपीजी जो है, जिसको आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसका जो अनिवार्य घटक की बात किया जाएगा, एलपीजी का जो सबसे अनिवार्य घटक होता है वो साथियों आपका ब्यूटेन ही होता है। ये ब्यूटेन साथियों जो है ये एलपीजी का सबसे अनिवार्य घटक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। C4 और H10 साथियों जो है इसका फॉर्मूला होता है, यानी आपका आंसर साथियों विकल्प ए हो जाएगा। क्लियर बाबू।
अगला ये निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? याद रखिएगा साथियों, ये मेथिल अल्कोहल जो है या जिसको आप मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, CH3OH, ये जो आपका मिथाइल अल्कोहल है इसको क्या कहा जाता है? वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। यानी बाबू आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर साथियों विकल्प सी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? आपका आंसर साथियों क्या हो गया? तो आपका आंसर साथियों विकल्प सी हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न आपका कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। अब सूची 1 सूची बी आपके सामने है। जैसे लैक्टिक एसिड की बात किया जाता है तो आप सबको पता है साथियों, ये लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये आपको दूध में पाया जाता है, या फिर दही की बात किया जाएगा तो दही में पाया जाता है। एसिडिक एसिड की बात किया जाएगा तो एसिडिक एसिड साथियों जो है ये सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड की बात किया जाएगा तो नींबू में पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड की बात किया जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। यानी आपका ए का क्या हो गया बाबू? 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 2 हो गया। 3 4 1 2, 3 4 3 4 3 4 1 2 जो है ये साथियों विकल्प सी में है। यानी आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। कभी भी ऐसा प्रश्न देखिएगा जब मिलान करने वाला रहेगा बहुत स्थिरता से साथियों मिलाइएगा, क्योंकि हल्का भी मिस्टेक हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाता है। चलिए तो आंसर आपका साथियों विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? डायनामाइट के निर्माण में साथ ध्यान रखिएगा इसमें से जो है आपको ग्लाइसरॉल या ट्राइनाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ये साथियों ट्राइनाइट्रेट का प्रयोग जो है आपको डायनामाइट के निर्माण में होता है। और डायनामाइट का खोज जानते किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। किसने साथियों? अल्फ्रेड नोबेल ने साथियों जो है डायनामाइट का खोज किया था। चलिए तो आपका आंसर भी हो जाएगा। और पूछेगा इसके खोज के बारे में, याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल, याद रखिएगा साथियों अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बात किया जाएगा, किसने खोज किया था, तो आपका आंसर साथियों अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा। अगला ये कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? साथियों प्राकृतिक गैस जो है CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को प्राकृतिक गैस कहा जाता है। और इसके मुख्य घटक की बात करेंगे तो इसमें आपका मीथेन आ जाता है। यानी आपका आंसर साथियों विकल्प ए हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करिएगा। सीएनजी के बारे में बात करिएगा तो मीथेन होगा, लेकिन एलपीजी के बारे में बात करता है, एलपीजी के बारे में बात करता है तो यह आपका C4H10 हो जाता है, यानी जिसे आप ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। चलिए तो आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? साथियों लौंग के तेल में जो आपका जो है यूजेनॉल पाया जाता है। लौंग का तेल साथियों दांत दर्द वगैरह कभी करेगा, देखिएगा उसके लिए बहुत रामबाण साबित होता है। और साथियों इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों इसमें जो है यूजेनॉल का प्रयोग किया जाता है। यानी साथियों आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। क्लियर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जल में विलय नहीं है? अब देखिए ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, इनमें से कोई नहीं। साथियों ऑक्सीजन तो विलय रहता ही है, सिरका भी विलय हो जाता है, लेकिन ये मिट्टी का तेल जो है ये कभी भी जल में विलय नहीं होता। इसका कारण साथियों क्या पता है? ये मिट्टी का तेल जो है इसका घनत्व जो है कम, ये इसका डेंसिटी, मिट्टी के तेल का घनत्व जो है ये कम रहता है, कम रहता है। मिट्टी के तेल का घनत्व तो कम रहता है। अतः जब इसको पानी के साथ मिलाइएगा तो क्या होता है? पानी आपका नीचे चला जाता है और तेल उसके ऊपर में चला जाता है। इस बात को साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसलिए मिट्टी के तेल को कभी मिलाया नहीं, चूंकि नहीं के बारे में पूछ रहा था, नहीं के बारे में पूछ रहा था। अतः आपका आंसर साथियों यहां से विकल्प सी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? चलिए तो अगले प्रश्न की बात करेंगे। साथियों ध्यान रखिएगा कि पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण विधि नहीं है? अब देखिए यहां पर नहीं के बारे में पूछ रहा है, नहीं के बारे में साथियों पूछा, ध्यान रखिएगा। इसमें निष्पादन का प्रयोग किया जाता है, निस्तारण का प्रयोग किया, निस्यंदन भी किया जाता है। तो आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। साथियों आपका आंसर विकल्प डी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? चलिए जल्दी आंसर कमेंट कर दीजिएगा भाई। आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आपको कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोल सके, अधिक ना घोल सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसे संतृप्त विलयन के नाम जाना जाता है। यानी सैचुरेटेड का मतलब होता है जितनी मात्रा में घुलाने की आवश्यकता उतना मात्रा आप घुलाए, उससे ज्यादा उसमें नहीं घुलाया जा सके तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन कहा जाता है। यानी साथियों आपका आंसर क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन का मतलब होता है जिसमें विलय पदार्थ कम घुला हो, यानी जिसमें साथियों विलय पदार्थ जो है, जिसमें विलय पदार्थ कम घुला हो, कम घुला हो, तो ध्यान रखिएगा उसको साथियों क्या कहा जाता है? तो उसको अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त विलयन कहा जाता है। चलिए तो बाबू आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? और साथियों मैं आपको बता दूं एडीओ के लिए जो है ऑफलाइन कक्षा 8 तारीख से स्टार्ट हो रही है। यदि आप पटना में हैं तो इस बैच को साथियों जरूर ज्वाइन कर ले। ये बैच आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए साथियों सेवा ये रुकते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। सेवा को याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।